हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर है आपके लिए एक नई वीडियो को लेके। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने टीजीटी आर्ट्स प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है, जिसमें हम टीजीटी आर्ट्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स रहते हैं उनके रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ है वो हम आपके लिए डेली लेके आते हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स की थर्ड वीडियो में आपके जो आपका सेकंड टॉपिक है, इसमें कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से रिलेटेड जो है वो 60 क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें जो भी सब टॉपिक्स है वो इन सभी टॉपिक्स को जो है वो टच करते रहेंगे। तो 60 क्वेश्चन है। पहले हमने 2 वीडियो इकोनॉमिक्स के ऊपर बना दी है और टोटल 8-10 वीडियो हो चुकी है, जिसमें आपकी हिस्ट्री के भी है, सोशोलॉजी के भी हैं और आपकी जो भी अदर सब्जेक्ट्स रहते हैं उनको जो है हमने कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियोज़ तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो को जो है वो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड से रिलेटेड यहाँ पे 100 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन 100 नहीं, ये 60 ही बन पा रहे थे। तो 60 क्वेश्चन हमने आपके साथ यहाँ पे जो है वो लाए हैं आपके लिए। तो पहले जो है मांग का नियम और निर्धारक से संबंधित है। यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जो है वो पहला क्वेश्चन है। लॉ ऑफ डिमांड जो है वो मांग का नियम क्या बताता है? तो मांग का नियम बताता है कीमत और मांग की मात्रा में विपरीत संबंध, यानी कि ऑपोजिट रिलेशन, या फिर आप नेगेटिव इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। जब कीमतों में कमी होती है तो डिमांड हाई होती है, जब कीमतें बढ़ जाती है तो डिमांड जो है वो कम हो जाती है। ये आपका नेगेटिव इफेक्ट होता है। फिर आपका अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का क्या परिणाम होगा? तो जब अन्य बातें समान रहती हैं, तो हमने इसकी पिछली वीडियो में भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस इसको किया था। तो जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उसकी जो मांग है वो कम हो जाती है। तो यानी कि मांग वक्र के साथ ऊपर की ओर जो है वो संचलन होगा, यानी कि मूवमेंट अपवर्ड्स होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मांग की मात्रा में कमी हो जाएगी। नेक्स्ट है मांग वक्र में शिफ्ट का कारण क्या है? यानी कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, उसका कारण क्या रहता है? तो उसका कारण रहता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन। तो इसमें से जो राइट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा। सामान्य वस्तुओं के मामले में उपभोक्ता की आय में वृद्धि से मांग पर क्या असर पड़ता है? तो मांग जो है वो बढ़ जाती है जब आय जो है वो बढ़ती है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुएं वे होती हैं जिनकी आय प्रभाव कैसा होता है? तो हमने पिछली वीडियो में भी गिवन गुड्स जिसे कहते हैं, तो इसमें होता ये है कि जो निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं, जब इनकी प्राइस बढ़ जाते हैं, इनकम के साथ तो इसका रिलेशन पूछा है, तो इनकम जब बढ़ेगी तो जो निम्न स्तर की वस्तुएं होती हैं उनकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। इसलिए इसका नेगेटिव इफेक्ट जो है वो माना जाता है, क्योंकि जब हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम छोटी मोटी चीज़ों को नहीं लेते, हम जो आपकी ब्रांड्स की और जो है वो हम भागते हैं, तो महंगी महंगी चीज़ें जो है वो लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रतिस्थापन वस्तुएं हैं। तो प्रतिस्थापन वस्तुएं में एग्जाम्पल यहाँ पे पूछा है चाय और कॉफ़ी। तो यहाँ पे जो पेन और स्याही है ये तो नहीं होगा, कार और पेट्रोल भी नहीं होगा, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स में ही आपकी चाय और कॉफ़ी आ जाएगी, क्योंकि अगर कॉफ़ी की कीमतों में अगर वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो कॉफ़ी पी रहे थे अभी लोग, तो वो कुछ ना कुछ आधे जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे चाय की ओर में। तो ये आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स होती हैं। तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं ये क्या होती हैं? तो इसमें ऑप्शन सी जो है बैटरी और टॉर्च जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। जो हमने ऊपर एग्जांपल देखे थे यहाँ पे, जैसे आपका पेन और स्याही हो गया, कार और पेट्रोल हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, क्योंकि कार बिना पेट्रोल के तो चलेगी नहीं, अगर पेन में स्याही नहीं होगी तो पेन चलेगा नहीं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के एग्जांपल है। तो यहाँ पे भी बैटरी और टॉर्च जो है वो उसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, जो एक दूसरे के बिना अधूरे है। मतलब आप इसे पति पत्नी समझ सकते हैं, पति पत्नी के बिना अधूरा। मांग की मात्रा में परिवर्तन को कौन दर्शाता है? तो मांग वक्र पर संचलन जो है वो मोमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ये आपका मांग की मात्रा में परिवर्तन को दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका गिवन गुड्स किन नियमों का अपवाद है? तो ये मांग के नियमों का अपवाद है गिवन गुड्स। नेक्स्ट है आपका मांग में कमी के कारणों में शामिल है उपभोक्ता की रुचि में कमी। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर वस्तु की कीमत कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तब भी डिमांड बढ़ेगी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी तब भी डिमांड बढ़ेगी। लेकिन अगर उपभोक्ता की रुचि नहीं है किसी चीज़ के प्रति तो उसकी जो डिमांड है वो कम हो जाती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता विश्लेषण से संबंधित यूटिलिटी एनालिसिस। उपयोगिता से तात्पर्य है किसी वस्तु की मानवीय इच्छाओं को संतुष्ट करने की शक्ति। इसको हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, तो ये आपको याद होगा। कुल उपयोगिता अधिकतम होती है जब सीमांत उपयोगिता होती है। कैसी होती है? जब शून्य होती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो शून्य होगी तब जो है टोटल यूटिलिटी आपकी अधिकतम होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, यानी कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या बताता है? जैसे जैसे उपभोक्ता बढ़ता है
अतिरिक्त इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता घटती जाती हैं। तो ये भी इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन पिछली वीडियो में भी जाना था, जो हमने एग्जांपल भी दिया था खाने का आपको। जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा चपातीस लेते जाएंगे, आपकी जो उसको मतलब इंटरेस्ट है या भूख है वो आपकी कम होती जाती है। तो ये आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। उपयोगिता को कार्डिनल दृष्टिकोण में मापा जाता है। तो ये किस रूप में मापते हैं इसको, जो है वो यूटिल्स के रूप में जो है वो मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्डिनल अप्रोच किसने दिया था? ये हिक्स एंड एलन ने दिया था। ऑप्शन बी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसीमांत उपयोगिता का नियम यानी कि लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपका आधारित है, उपभोक्ता अपनी सीमांत आय को विभिन्न वस्तुओं पर इस प्रकार खर्च करता है कि प्राप्त MU अपॉन P का अनुपात समान हो, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी अपॉन प्राइस का अनुपात जो है वो समान हो। तो ये इक्विमार्जिनल यूटिलिटी का सिद्धांत है, जो मार्जिनल यूटिलिटी पर डॉलर जो है वो हमारे को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण में किस शर्त पर आधारित होता है या प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी इसमें MU इक्वल टू P एक वस्तु के मामले में जो है वो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता यानी कि MU ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है? घटने लगती है। तो टोटल यूटिलिटी जो है वो घटने लगती है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उपयोगिता एक व्यक्तिपरक धारणा है यानी कि सब्जेक्टिव धारणा है। कार्डिनल उपयोगिता विश्लेषण को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको सीमांत उपयोगिता विश्लेषण यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। फिर आपका उदासीनता वक्र विश्लेषण से संबंधित कि उदासीनता वक्र जो है वो क्या दर्शाता है? तो ये दो वस्तु के वे संयोजन जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देते हैं को दर्शाता है, यानी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो IC से कहा जाता है। उदासीनता वक्र का ढलान क्या कहलाता है? तो ये सीमांत प्रतिस्थापन दर जो है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि MRS जो है वो दर्शाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता संतुलन IC एनालिसिस प्राप्त होता है जब, कब होता है? MRC इक्वल टू PX अपॉन PY बजट रेखा IC को स्पर्श करती है, तब ऑप्शन सी इसका फॉर्मूला जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उदासीनता वक्र की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो यह मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बजट रेखा का दूसरा नाम क्या है? तो ये कीमत रेखा, प्राइस लाइन जो है वो कहलाती है, बजट लाइन। जब वो उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट रेखा समांतर दाईं और जो है वो शिफ्ट होती है, शिफ्ट टू द राइट साइड। ये आपने याद रखना है। उदासीनता वक्र का क्या जो समूह है वो क्या कहलाता है? उदासीनता वक्रों का समूह, तो ये उदासीनता मानचित्र कहलाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि MRS घटती हुई क्यों होती है? उपभोक्ता के पास एक वस्तु की अधिक मात्रा होने पर वह दूसरी वस्तु की कम मात्रा छोड़ने को तैयार होता है। तो ये आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। एक ऊंचा उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो ये अधिक संतुष्टि स्तर को जो है वो दर्शाता है, अगर उदासीनता वक्र जो है वो ऊंचा होता है। यदि दो वस्तुएं पूर्ण प्रतिस्थापन है तो IC का आकार कैसा होगा? तो ये सीधी रेखा होगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांग की लोच से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मांग की कीमत लोच क्या मापती है? तो ये कीमत में परिवर्तन के प्रति मांग की मात्रा की प्रतिक्रिया जो है वो मापता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब मांग की लोच अनंत होती है तो मांग कैसी होती है? तो ये आपकी पूर्णतः लोचदार यानी कि परफेक्टली इलास्टिक होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि कीमत में 10% की वृद्धि होती है और मांग की मात्रा 5% से घट जाती है तो मांग की प्रकृति क्या होगी? तो ये बेलोचदार होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांग की आय लोच का सूत्र बताना है आपको, तो ये आपका, तो यहाँ पे टाइप तो नहीं है लेकिन वैसे ही बता देता हूँ, P अपॉन क्यू इंटू DQ अपॉन DP। डी मतलब डिमांड है, तो ये इसका फार्मूला होता है। जब आप इसको निकालेंगे तो आपको मांग की जो आय लोच है वो निकल जाती है। फिर है आपका सामान्य वस्तु के लिए मांग की आय लोच कैसी होती है? तो ये सकारात्मक होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग की आय लोच कैसी होती है? तो ये नकारात्मक होती हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांग की तिरछी लोच किस प्रकार की वस्तु के लिए के बीच संबंध मापती है? तो ये दो संबंधित वस्तु यानी कि जो प्रतिस्थापन या पूरक वस्तु होती हैं उनके लिए जो है वो मांग की तिरछी लोच। फिर आपका प्रतिस्थापन वस्तु के लिए मांग की तिरछी लोच कैसी होती है? तो ये सकारात्मक होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपका पूरक वस्तुओं के लिए मांग की तिरछी लोच कैसी होती है?
नकारात्मक होती है। तो सेम सेम क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूज़न जो है वो इसमें जो है आपको क्रिएट हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान से जो है वो इन क्वेश्चंस को पढ़ना है। जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के बावजूद उसकी मांग की मात्रा अपरिवर्तित रहती है तो मांग कैसी होती है? तो ये पूर्णतः बेलोचदार जो है वो होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समय अवधि मांग की लोच को कैसे प्रभावित करती है? तो लंबी अवधि में लोच अधिक होती है। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अत्यधिक आवश्यक वस्तुएं जैसे नमक की मांग की कीमत लोच सामान्यतः कैसी होती है? तो बेलोचदार होती है, क्योंकि जो है नेसेसरी जो चीज़ें होती है उसमें जो है वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। विलासिता की वस्तु यानी कि लग्जरी गुड्स जो होती है कि मांग की कीमत लोच सामान्यतः कैसी होती है? लोचदार होती हैं ये। तो ये तो मतलब जो लग्जरी गुड्स की और जो भी आदमी है उपभोक्ता है वो तभी जाता है जब उसकी जो इनकम है वो बढ़ती है, या फिर लग्जरी गुड्स की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती है। वैसे लग्जरी गुड्स की कीमतें जो है वो कम होती नहीं। मांग की लोच मापने की कुल व्यय विधि में यदि कीमत में वृद्धि से कुल व्यय घट जाता है तो मांग कैसी होती है? तो लोचदार जो है वो मांग होती है। मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि का सूत्र आपको बताना है। तो इसमें आपका जो प्रतिशत वाला है इसमें, तो इसमें जो फॉर्मूला होता है ये एग्जैक्टली यहाँ पे है नहीं, आपको समझ नहीं आएगा। ऑप्शन सी है वैसे, मतलब इसमें ये होता है मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो ये इससे जो है वो मांग की लोच मापने की प्रतिशत विधि जो है ये कहलाती है। मांग की लोच को प्रभावित करने वाला एक कारक है प्रतिस्थापन की उपलब्धता। ऑप्शन ए इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। यदि मांग की तिरछी लोच 0 है तो वस्तुएं जो है वो असंबंधित है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिंदु लोच का प्रयोग कब किया जाता है? जब कीमत में बहुत छोटा परिवर्तन होता है, तो वो होती है आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी। पूर्णतः लोचदार मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये आपका क्षैतिज होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णतः बेलोचदार मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो ये ऊर्ध्वाकार होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके कंज्यूमर सरप्लस से रिलेटेड क्वेश्चन। उपभोक्ता अधिशेष की अवधारणा किसने दी? तो ये अल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उपभोक्ता अधिशेष से तात्पर्य है जो कीमत उपभोक्ता देने को तैयार है और जो कीमत वास्तव में देता है उसके बीच जो अंतर है वो जो है वो आपका उपभोक्ता अधिशेष कहलाता है। उपभोक्ता अधिशेष को आरेखीय रूप में कैसे मापा जाता है? तो मांग वक्र और कीमत रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उससे जो है वो उपभोक्ता अधिशेष को मापा जाता है। नेक्स्ट है, जब किसी वस्तु की मांग पूर्णतः लोचदार होती है तो उपभोक्ता अधिशेष कैसा होता है? तो वो 0 होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पानी जैसी आवश्यक वस्तु के लिए उपभोक्ता अधिशेष कैसा होता है? तो ये अधिक होता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मांग फलन यानी कि डिमांड फंक्शन है मांग की मात्रा और उसके निर्धारकों के बीच संबंध। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह वस्तु जिसकी कीमत मांग कीमत वृद्धि के साथ बढ़ती है कहलाती है गिफ्ट एंड गुड्स। वह वस्तुएं जिनकी मांग कीमत वृद्धि से बढ़ती हैं, जैसे जैसे उनकी कीमतें बढ़ेगी उनकी जो है डिमांड जो है वो तब बढ़ती है। फिर आपका है कार्डिनल उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की सीमांत उपयोगिता मानी जाती है स्थिर कांस्टेंट होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। फिर आपका जब किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की अधिकतम भुगतान करने की इच्छा को क्या कहते हैं? आरक्षित कीमत, रिजर्व प्राइस। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जो आपका कीमत प्रभाव किस किस का योग होता है? तो ये आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का होता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 60 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। ऐसे ही हम और सब्जेक्ट्स की भी डेली वीडियोस लाते रहते हैं, तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।